ठीक है। 1 को नीचे कैरी में भी लिख दिया, फिर उसे अगली जो वैल्यू है उसके अंदर भी पास कर देना। ये नीचे हम लोग अपने आसानी के लिए स्टोर कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाली वैल्यूज है वहाँ पे हम लोग इसकी कैलकुलेशंस भी करेंगे। क्या करना है, दोबारा से 111 आ गया, हमारे पास क्या आंसर आएगा 1 1 1 नीचे स्टोर किया, 1 कैरी है, 1 हम लोगों ने कैरी को ऊपर भी लिख दिया। यहाँ पे अपनी आसानी के लिए हमारे पास आंसर आया। हाँ, लेकिन क्या करना है, यहाँ पे उस कैरी को ऐड किया, फिर उस कैरी को भी ऐड करना है आगे जब भी नेक्स्ट जॉब की वैल्यू होगी, जो भी पोजीशन पर वैल्यू होगी उसके साथ इस वैल्यूज़ को भी ऐड कर लेना। 1 0 0 क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 1। अब इसका कोई कैरी नहीं है, 0 हम लोगों की कैरी है, उस कैरी को ऊपर पास किया, 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 0 1 0, रिजल्ट हमारे पास क्या 1, और लास्ट के ऊपर कैरी क्या आ रही है हमारी 0 कैरी है। ये हम लोग के पास सम करने पर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है 111 0, और उसकी कैरीज हमारे पास आ रही है 00 1 1। ठीक है, आगे सर ने उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है किस तरह काम किया है। अब इसी चीज़ को इसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग फुल एडर गेट को जैसे आपको पहले बताया जो कॉम्बिनेशन सर्किट है उसे हम लोग ब्लॉक के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लॉक में एक तरफ उसकी इनपुट्स होंगी और दूसरी साइड पे हम लोग उसकी आउटपुट में दिखा देते हैं। अब फुल एडर जो गेट है, फुल एडर गेट की रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग उसी तरह करेंगे। हम लोग अब सारी वो गेट्स वगैरह नहीं लगाएंगे, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एक ब्लॉक लगाएंगे, उसकी एक साइड पे इनपुट्स आएंगे, ऊपर उसके इनपुट्स हैं और नीचे उसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जैसे इनपुट्स हैं आगे अब स्टार्ट के ऊपर ये इस साइड से A0 B0 और C0 ये से इनपुट आ रही हैं, और जो S0 है और C1 है ये उसकी आउटपुट्स हैं। ठीक है, ये हम लोग आउटपुट दे रहे हैं। अब ये जो ऊपर हमने ये काम किया, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि A0 और B0 हमने इनपुट लिया है, C0 भी इनपुट लिया, फिर उससे हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है S0 आ रहा है जो हमारा सम आ रहा है। अगर उसका कोई कैरी है, कैरी हम लोगों ने अगले ब्लॉक को पास किया, अगले ब्लॉक को उसकी इनपुट दे दी है। अब हमारे पास ये 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट आ रही हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीछे किया था ना, ये अब क्या कर रहा है, फुल एडर के अंदर हमारे पास यही आता है ना, 3 इनपुट्स होती हैं और हमारी 2 आउटपुट आती है। अब यहाँ पर भी हमारी 3 इनपुट है, C1 A1 B1 इनपुट है और रिजल्ट हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है S1 और C2। ठीक है, S1 को हम लोग स्टोर कर लेते हैं, C2 को अगले गेट में पास कर देते हैं। इसी तरह C3 को पहले जो है अगले गेट के अंदर पास करेंगे, वो A3 और B3 के साथ मिलकर हमें S3 रिजल्ट देगा, और C4 और S3 हम लोग लास्ट के ऊपर सेव करके रख सकते हैं। ये तो 4 बिट के लिए। इसी तरह हम लोग यहाँ पे ना लिखा हुआ है, ये फर्दर बिट्स के साथ भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। आगे इन्होंने दोबारा से फुल एडर की रिप्रेजेंटेशन बताई है, लेकिन कैरी के लिहाज से कैरी का आपको पता होना चाहिए, कैरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर वैल्यूज़ नॉर्मली कंप्यूटर में क्या होता है, आपने ओवरफ्लो का कंसेप्ट पहले भी पढ़ा हुआ, ओवरफ्लो का पढ़ा हुआ है, वो आगे दोबारा आपको बताते हैं कि ओवरफ्लो होता है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो गिवन साइज से इसका इंक्रीज़ कर जाता है, तो उन केसेस में इशू हो जाता है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए वो जो कैरीज है कई सिस्टम के अंदर सेपरेटली स्टोर कर लेते हैं, कई में उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। अब नेक्स्ट है बाइनरी सब्ट्रैक्टर। अब पीछे आपने सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, जैसे A-B के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2's कम्प्लीमेंट B का 2's कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, उसे A के साथ ऐड कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर उसकी कोई कैरी आ जाए तो हम लोग उस पर दोबारा से कम्प्लीमेंट लेके इस तरह से एक सारा प्रोसेस करके हम लोग A-B की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब उसी चीज़ की उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन वो हो गया, वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्रोसेस था। अब यही चीज़ अगर हमने सर्किट के थ्रू करनी हो तो वो बता रहे हो कि इस तरह हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब वो सिंपल सब्ट्रैक्शन थी। अब आपको पीछे स्टार्ट के ऊपर बताया था हम लोग बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर एक ही कॉम्बिनेशन सर्किट बना लेते हैं जो आपका एडिशन भी परफॉर्म करेगा और सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये आपका वो सर्किट है 4 बिट के लिए, 4 बिट्स के लिए स्ट्रक्चर है। पहले पीछे आपने वो स्ट्रक्चर देखा था ना कि हम लोग C और 0 की A0 दे रहे हैं, B0 इनपुट दे रहे हैं, C0 ये 3 इनपुट्स दे रहे हैं, तो वहाँ से आपका S आ रहा है और S को हम लोग सम स्टोर कर रहे हैं, C1 आगे हम लोग फर्दर पास करते जाते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ हमने क्या करनी है, अब यही काम इसमें होता है, लेकिन इसमें क्या होता है हम लोगों का एक फाइनल एक रिजल्ट आ जाता है, एक वैल्यूज आ जाती है M के नाम से।
एम आपकी इनपुट है जो हम लोग इस चीज़ को पास कर रहे थे। आपकी क्या हो रहा है, 2 इनपुट्स 3 इनपुट्स होती है ना, सी की उसी तरह रहेगी, ठीक है। C1 C2 C3 C4 जो एम है वो मोड को डिटरमाइन करेगा। हम लोग इसे एज एडर यूज़ करें, एज ए सब्ट्रैक्टर यूज़ करें, एज एडर यूज़ करें, एज ए सब्ट्रैक्टर यूज़ करें। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हो, आपके ये बताया होगा, अगर m की वैल्यू 0 होगी तो हम लोग इसको सर्किट को एज एडर यूज़ करेंगे, अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो हम लोग उसे एज ए सब्ट्रैक्टर यूज़ कर रहे होंगे। ये आपका एक कंट्रोल फॉर्मेट है जो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह अब इसके अंदर एक सिंगल इनपुट, एक इनपुट क्या हो रही है सी की भी हम लोग m से ले रहे हैं। अब दूसरी वैल्यू जो A0 हम लोग पास कर रहे हैं, लेकिन जब B की हमने इनपुट लेनी है ना, जो थर्ड आपकी इनपुट आएगी उसका क्या करेंगे, उसे एक्सोर लेके करनी है। B एक्सोर एक्सक्लूसिव और फंक्शन विद m, उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा फिर इसके ऊपर A0 और जो भी यहाँ से वैल्यूज आएंगी, ये जो तीनों आपकी इनपुट्स देंगे उसकी बेस के ऊपर हम लोग सम आ जाएगा, उसका C1 आ जाएगा। ये एक उसकी एक फाइनल डिजिट डायग्राम है जो दोनों प्रोसेस के लिए यूज़ हो रही है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके आपको अब से समझ आ गई हो कि क्या करना है। इसके एक्सोर इसीलिए यूज़ करते हैं, ये m मोड डिटरमाइन करेगा कि आप लोग किस प्रोसेस के लिए चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर c की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, C0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। हम लोग कैरी ही उससे स्टार्ट के ऊपर 1 दे रहे हैं, क्योंकि पता है कि वैल्यूज लास्ट पे 0 से स्टार्ट होती है तो उन्हें कैरी चाहिए होता है, फिर वो फर्दर कंटिन्यू कर सकती हैं। यही काम करने के लिए अब यहाँ पे एक्सोर लेके 2 वैल्यूज आ गई हमारी, उन दोनों वैल्यूज को हमने फुल एडर ऑपरेशन के जरिए एक्सोर लगा के ऐड किया। उन दोनों को ऐड करने के बाद हम लोगों ने S0 के अंदर उसके वैल्यू स्टोर किया, और उसके अगर कोई कैरी आया वो C1 के अंदर स्टोर करके फर्दर F1 को अगला जो फुल एडर उसको पास किया, उससे दोबारा से यहाँ से ऊपर से वैल्यू दी। m की वैल्यू वही कंसिस्टेंट रहेगी, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा वो यहाँ से C1 की वैल्यू में आएगा, S1 की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ जो कैरी की वैल्यूज है वो चेंज हो रही है। अब लास्ट के ऊपर क्या हो रहा है, जब इसी तरह सारा प्रोसेस करके जो लास्ट वाली दो कैरीज है हम लोग उनके ऊपर एक्सोर का फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, b की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। फाइनल अपनी जो है ये आपका एक फाइनल कैरी भी आ जाएगा। जो C4 है आपका लास्ट कैरी वाला ऑप्शन आ जाता है, लास्ट जो कैरी की वैल्यूज है वो उसमें आ जाती है, उसको हम लोग उसमें स्टोर कर लेते हैं। और जो v है वो जो ये v है ये हम लोग इसकी ओवरफ्लो डिडक्शन के लिए साथ में लगा लेते हैं। आपका C3 जो पिछला कैरी है और ये वाला कैरी है, दोनों कैरी डिटरमाइन कर रहे हैं अगर इनके ऊपर एक्सोर लगाएंगे कि अगर इनमें से किसी एक की भी वैल्यू 1 आ रही है तो मतलब उसका हम लोगों का जो आंसर है फाइनल उसके अंदर ओवरफ्लो मौजूद है, v उस ओवरफ्लो को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अब क्या होता है ओवरफ्लो कब हमारा आ सकता है, ओवरफ्लो हमारा तब आएगा जब हम लोग दो हमारी जो है ना सेम साइन की वैल्यूज़ को हम लोग जब उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तब हमारा एक ओवरफ्लो आ जाता है। जब हम लोग अगर 70 को या फिर 80 को ऐड करें तो हमारा आंसर आएगा 150। 50 तो आप लोगों के उसकी रिप्लेसमेंट में आ जाएगा, जो आपका 1 है वो कैरी आ जाएगा। अब बहुत सारी जैसे आप लोग के पेपर के ऊपर लाइनें लगा के लिखते हैं ना कि आप लोगों ने उस लाइन के अंदर ये चीज़ें लिखनी है, उससे वाई निकालेंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगे और उसे प्रॉपर्ली कंसीडर भी नहीं किया जाता। इस तरह कंप्यूटर के अंदर हमारे ब्लॉक्स बने होते हैं, मेमोरी के ब्लॉक्स बने होते हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर हम लोग डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं। क्या होता है अगर आप लोग के जैसे वो 150 आ रहा है वो 2 बिट के वो स्टोर करेगा, वो 5 और 0 को तो स्टोर कर लेगा, जो 1 है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। वो कई दफ़ा ओवरफ्लो होने की वजह से अगर वो 1 को डिस्कार्ड करते हैं हमारे पास लास्ट में आंसर 50 रहता है। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस है, अगर वो 70 और 80 को जमा करके उसकी जगह वो 50 को कंसीडर कर रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है, आपका डाटा सही से कैलकुलेशन में इशू आ सकता है। लेकिन अगर एक साइन नंबर हो और एक अनसाइन नंबर हो, मतलब एक 70 हो, 70 माइनस 80 हो, तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या आएगा, -10 आएगा। तो 10 के हमारे पास बाइनरी वो उसी के अंदर आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या करते हैं जो हमारे सिंबल थे आपको पहले बताया था, 1 के लिए हम लोग अगर माइनस होगा तो माइनस के लिए हम लोग 1 यूज़ करते हैं, और अगर 0 होगा तो 0 के लिए हम लोग प्लस होगा तो प्लस के लिए हम लोग 0 यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि हम लोगों ने प्लस किया, यहाँ से प्लस किया तो हमारे पास कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वाले प्लस साइन है, ये वाले प्लस साइन हम लोग इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी एज अ नंबर का पार्ट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं।
अब यहाँ पे जब माइनस है, माइनस के जगह हमारे पास 1 आ गया,